पहले डिबेट सेट करते हैं, उसके बाद मैं जाऊंगा बाकी अपने वक्ताओं के पास, लेकिन सबसे पहले विष्णु आपसे, टू सेट द डिबेट, ये कैसे हो गया और क्यों किया गया? कार्तिकेय, ये इसलिए किया गया है क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल और जेडीयू की राजनीतिक व्यवस्था है कि वो ऐसे सभी तबकों को अपने साथ ले जो उनको चुनाव में फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। ये विशुद्ध रूप से राजनीतिक फैसला है और इसमें जो किया गया है उसकी शिकायत हो रही है कुछ हलकों में, लेकिन ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इसका स्वागत किया है और ये एक अच्छा संकेत नहीं है भारतीय राजनीति के लिए। विजेश, देखिए, स्पष्ट है कि अब बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लोग जो सुचिता की बात करते हैं और जो बड़े बड़े आदर्शों की बात करते हैं, जब कोई दूसरा गैंगस्टर दूसरे शहर में राज्य में मारा जाए तो उस पर ज्ञान बघाड़ते हैं, जब अपनी बारी आती है तो वो इसी तरह की हरकतें करते हैं। जैसा बिहार में जदयू और राजद की सरकार ने कहा था, हेमराज राम जी इस चीज़ के अंदर रिफ्यूज ले सकते हैं ये लोग कि किसी ने इसकी निंदा नहीं की, लेकिन जो सच है कि वो तो सामने ही है। जिस चीज़ के दोषी आनंद मोहन थे उस चीज़ में 20 साल की सज़ा होती है, 14 साल की सज़ा उन्होंने काटी। उनको यदि ये मैनुअल में परिवर्तन नहीं करते नियम में तो उनको अभी वो जेल से बाहर नहीं आ सकते थे। ये जेल मैनुअल में परिवर्तन महज राजपूत वोट को साधने की एक कोशिश है। और मज़ेदार चीज़ देखिए कि सारी पार्टियाँ कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन जो बड़े बड़े ज्ञान देती है, कभी महात्मा गांधी को कोट करेंगे, कभी नेल्सन मंडेला को कोट करेंगे, जब आनंद मोहन की रिहाई का मसला आता है तो सब ऐसी चुप्पी साधते हैं कि जो भाजपा जब कभी दूसरे सुर में बात करती है, वहाँ गिरिराज सिंह कहते हैं कि आनंद मोहन जी तो बेचारे बलि के बकरे थे। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि आनंद मोहन इस वक्त इन सबों की किस लेवल की ज़रूरत है। और जब भी पॉलिटिकल पार्टी सुचिता की बात करे तो आपको कैसे एक पैक फुल ऑफ सॉल्ट के साथ उनकी बात को सुनना चाहिए और मानना चाहिए। कार्तिकेय, एक बात और बता दूं मैं, ये जो जेल मैनुअल में बदलाव किया गया है ये वन टाइम एक्सेप्शन है। ये केवल इन 27 कैदियों को जो कि आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। चुना कैसे गया होगा? सवाल ये, चुना कैसे गया होगा? एक्सेप्शन के लिए आप चुनते हैं, ऐसे कैसे चुन लिया? वो चुना गया है, उसमें भी एक राजनीति है। इसमें जो 27 तो रिहा हो रहे हैं उसमें से 13 यादव और मुसलमान कैदी हैं, तो इसको लेकर के भी एक बहस चल रही है कि इसमें भी एक अवसर ढूंढ लिया है सरकार ने अपने वोट बैंक्स को साधने का। आलोक जी, क्या बिहार अब मतलब जिसे कह सकते हैं कि इस तरह के जो एक्सेप्शन रहे वो भी जातिगत राजनीति के कारण करेगा? मामला इतना खराब हो गया है। देखिए कार्तिकेय जी, ये बिहार की विडंबना है कि जितने भी लोग अपराधी छवि के रहे थे, बाहुबली की श्रेणी में आ गए थे, सब किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी में जमे और वहां के पॉलिटिक्स को प्रभावशाली ढंग से गाइड करते हैं। अब शायद ही कोई बाहुबली बचा है जो राजनीतिक ना हो, और इनका वर्चस्व और दबदबा पॉलिटिकल पार्टी बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं बरसों से, डिकेड्स से। उसी क्रम में वोट बैंक को आगे बढ़ाने के लिए एक रघुवंश बाबू चले गए, जगतानंद जी काफी बूढ़े हो चुके हैं, इनको एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो इस रिक्तता को भरे। उसमें आनंद मोहन फिट बैठते हैं कि बिहार के जो उस पर्टिकुलर वर्ग के नौजवान हैं वो इसको अपना रॉबिनहुड मानते हैं, हीरो मानते हैं, इनके साथ वो हुजूम चलता है। आज उसी को मद्देनजर, उसी को ध्यान में रख के ये पूरी कवायद हुई है। इसको कहने में कहीं से कोई गुरेज नहीं है। ये जो भी बदलाव किया गया है रिमिशन पॉलिसी में, वो इन्हीं को निकालने के लिए, और जो 27 आदमी का लिस्ट देख के लगता है कि वो लालू यादव के प्रेशर से उन लोगों को रिहा किया गया है जो माई समीकरण में फिट बैठते हैं। ये सारी कवायद आगे के राजनीति को प्रभावित करेगी और देखिएगा किस तरीके से आगामी चुनाव में आनंद मोहन जी का रोल होगा। इनको हेलीकॉप्टर प्रदान किया जाएगा, इनका महिमा मंडन होगा और ये जगह जगह जाकर कहेंगे अपने कौम से कि आज नीतीश के कारण, लालू के कारण मैं बाहर हूं, तुम लोगों को इस ऋण को चुकाना है और इनको वोट देना है, आगे बढ़ाना है। ये सब स्क्रिप्ट तैयार है। आलोक जी, समय समय पर ये स्क्रिप्ट तो तैयार है,
लेकिन गिरिराज जी की मैंने बाइट सुनाई, पंकज भी जुड़ गए हैं हमारे साथ, डॉक्टर संजय कुमार भी जुड़ गए हैं। पंकज, गिरिराज जी तो कह रहे थे बहुत ही बुरा हुआ आनंद मोहन सिंह जी के साथ, तो बेचारा बलि का बकरा बेचारा बलि का बकरा बन गया। देखिए, अब बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा है कि इस इशू पे कैसे रिएक्ट करें। अगर आप वहां के लोकल बीजेपी नेताओं को सुनेंगे तो वो आनंद मोहन के पक्ष में बोलते हुए सुनाई पड़ेंगे, और अगर आप यहाँ अमित मालवीय का ट्वीट देख लें तो वो कहेंगे कि आरजेडी के दबाव में डॉन को रिलीज करने के लिए जेडीयू के मुखिया तैयार हो गए, विवश हो गए। सवाल ये उठता है कि 6 से 7% वोट जो राजपूतों का है, बीजेपी को लग रहा है कि ये सॉलिड वोट हमारा है, हमारे पक्ष में पड़ता रहा है। अगर हम आनंद मोहन सिंह के खिलाफ बोलेंगे तो खास तौर पर मिथिलांचल और कोसी में हमारी दुर्गति हो जाएगी, और दुर्गति होगी तो निश्चित तौर पर हमारा नुकसान होगा। ऐसे ही बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले छोटे छोटे दलों के साथ अलायंस करने की फिराक में है, और इसकी बड़ी वजह यह है कि जेडीयू उसके पाले से निकल गई है। अब जेडीयू एनडीए का हिस्सा नहीं है। जो बीजेपी कोशिश में है कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ जाए, चिराग पासवान के साथ जाए, जीतन राम मांझी के साथ जाए, मुकेश साहनी के साथ जाए, और इन छोटे छोटे दलों के साथ एक फॉर्मिडेबल अलायंस बना सके, जिससे कि बीजेपी अपने पिछले परफॉर्मेंस के आसपास पहुंच जाए, लड़ाई बिहार में दिलचस्प हो सके। लेकिन आप देखिएगा ऐसे स्थिति बनती हुई फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रही है। इसलिए बीजेपी को लगता है कि जो मेरा सॉलिड वोट बैंक है, जो हमको छोड़ के कहीं और नहीं जाएगा, अगर हम आनंद मोहन के विरोध में बोलेंगे तो इससे हमारा पॉलिटिकल नुकसान हो सकता है। इसलिए देखेंगे कि पहला ऐसा मुद्दा है कि बिहार की 99% सियासी पार्टियां एक ही सुर में बात कर रही हैं, और अगर आप जेडीयू की बात करें तो जेडीयू के तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे उनको लॉटरी मिल गया हो, कहीं से ऐसा खजाना मिल गया हो जो इनको सीधा बैतरनी पार करा देगा और इनकी जीत हो जाएगी। उनका पूरा बॉडी लैंग्वेज देख लें, जेडीयू का पूरा भाषण सुन लें, नेताओं का बयान सुन लें, ऐसे लगता है जैसे कि वो किसी भी तरीके से इस पूरे मसले को, मुद्दे को भुनाना चाहते हैं, और इसी कड़ी में इन्होंने ऐसी कोशिश की है। लेकिन कार्तिकेय, मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि इस खेल में तमाम सियासी पार्टियां एक्सपोज हो गई हैं। मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए भी अब बहुत मुश्किल होगा कि अपराध के मसले पर, लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर वो जो रूलिंग पार्टी है उसको आने वाले चुनाव में घेर सके, उस पर कोई तगड़ा आरोप लगा सके। नहीं, यानी अब कोई सुशासन की राजनीति बची नहीं है। मैं हिमराज जी से बोलूँगा 1 मिनट का और वक्त लूँगा, आपके पास मैं आऊँगा क्योंकि कई सारे सवाल आप एक साथ उस पर जवाब देंगे। मेरे साथ डॉक्टर संजय कुमार भी जुड़ गए हैं। आप बताइए संजय जी कि एक आदमी किसी एक कास्ट प्राइड कैसे बन सकता है? एक कॉन्विक्टेड क्रिमिनल है, डॉक्टर भी निकलते हैं, इंजीनियर भी होते हैं, पब्लिक सर्वेंट्स भी होते हैं, वो होने चाहिए प्राइड। ये आदमी क्यों इतना बड़ा सेंस ऑफ प्राइड है कि गिरिराज सिंह कह रहे हैं बेचारा? नहीं, देखिए, बिहार की सियासत जो है वो जाति के इर्द गिर्द घूमती है। तो जो जातीय छत्रप का जिनको मिल जाता है तगमा, तो उनको लगता है कि अब राजनीति की दिशा हम ही तय करते हैं। उससे होता क्या है कि गिरिराज सिंह भी अब उनकी भाषा बोल रहे हैं, पप्पू यादव भी उनकी भाषा बोल रहे हैं, जेडीयू और आरजेडी तो उनकी भाषा बोल ही रही। आज की तारीख में जो गंगा में बहुत पानी बह गया है, शायद आनंद मोहन जी जब राजनीति के चरम पर थे, उस समय के बाद जो बच्चे पैदा हुए थे उनकी उम्र 22-23 साल की। वो बच्चे अब डेवलपमेंट की बात करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। अब वो जातीय निष्ठा और जातीय छत्रप के इर्द गिर्द नहीं घूमते हैं। लगता है एक परसेप्शन ऐसा बनाने की कोशिश की जाएगी कि हाँ, ये जो है वो एक जाति का रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, आनंद मोहन तो अपनी बात क्यों नहीं करेंगे सभाओं में? जहां तक बात है, इनकी पत्नी तो ऑलरेडी आरजेडी में है, इनके बेटे आरजेडी में एमएलए हैं। तो अगर ये भी महागठबंधन के एक मजबूत ये के रूप में उसकी पैरोकारी करते हैं या उसकी पैरवी करते हैं लोगों के बीच में कि देखिए कैसे हमें जेल से रिहा कराने में सरकार की भूमिका रही,
गठबंधन के साथियों की भूमिका रही। मैं समझता हूं कि इनकी बातों को लोग सुनेगा, लेकिन तय लोग अपने तरीके से करते हैं। चूंकि मैं एक चीज को और भी स्पष्टता से बता दूं कि आनंद मोहन की जो प्रासंगिकता है, अब आज वो आनंद मोहन नहीं है जो रॉबिन हुड की छवि लेकर के कोसी में पप्पू यादव और आनंद मोहन एक साथ टसलवार में थे। वो मंडल का दौर था जिसके खिलाफ में ये निकले थे और लोगों को ये भरोसा दिलाए थे कि भाई अब तो आपके बीच में चंद्रगुप्त आ गया है, बस चाणक्य की तलाश है। वो पीढ़ी अब निकल गई है। अब की पीढ़ी जो है वो महंगाई, रोजगार, वो नौकरी, इस पर बात करने के लिए तैयार है। इसलिए लग रहा है पार्टियों को कि आनंद मोहन की रिहाई से तुरुप का पत्ता हमें मिल कि बस चुनाव में जाएंगे, मंच से ये धारदार भाषण करेंगे और बस लोग हमारे पक्ष में गोलबंद होकर के आ जाएंगे। लेकिन जो आपके सवाल हैं कि आखिर भाजपा क्यों बच रही है, भाजपा इसीलिए बच रही है, उनको लगता है कि बिहार में जो सवर्ण मतदाता है, जो हमारे तरफ मुखातिब है, कहीं ना कहीं से वो महागठबंधन से इतर बीजेपी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। आनंद मोहन को लेकर के कोई ऐसी बात हम ना बोल दें जिससे वह समाज इमोशनल होकर के हमसे दूरी बना ले। इसलिए ये अपनी राजनीति बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और महागठबंधन राजनीति को बनाने के लिए कि बस आनंद मोहन को हम ले आएंगे और लोगों के बीच में रखेंगे कि हम कितने बड़े आपके रहनुमा हैं। देखिए, आनंद मोहन जैसे व्यक्ति को भी हमें जेल मैनुअल में भी संशोधन करना पड़ा, तो हमने मैनुअल में संशोधन कर करके एक वाक्य मैं बता रहा हूं कि जब कृष्णैया की हत्या हुई थी, उस दिन अखबार के फ्रंट पेज पर खबर छपी थी कि एक सरकारी अधिकारी की हत्या नहीं हुई बल्कि बिहार में सरकार की हत्या हुई। और वो जो कालखंड है, उस कालखंड में जीने वाले लोग आज भी भूले नहीं। इसलिए सरकार को लग रहा है कि जनता फॉरगेटिंग नेचर की होती है, उस कालखंड को भूल गई है और फिर आनंद मोहन आएंगे, रॉबिन हुड छवि लेकर के अपने लोगों के बीच में जाएंगे, आवाहन करेंगे, इमोशनल भाषण देंगे और बस उनके वोट की गोलबंदी हमारे साथ हो जाएगी। ऐसा कुछ होगा नहीं बिहार में, जो मैं बिहार की जमीन से देख रहा हूं। हाँ, कोशिश पार्टियां अपने अपने तरीके से करेगी, करने का अधिकार भी उनको है। बिल्कुल सही। काफ़ी देर से हेमराज जी वेट कर रहे हैं। मैं आपको एक ग्राफिक्स भी सुनाऊंगा, चेतन आनंद की मैं बाइट भी आवाज़ सुनाऊंगा, लेकिन पहले मैं हेमराज जी के पास। हेमराज जी, आपने सारे पैनलिस्ट को सुना, वाइड स्प्रेड क्रिटिसिज्म है ये जो हुआ है, सब लोग कह रहे हैं गलत हुआ, ये एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए था, फिर ये हुआ क्यों? देखिए, सबसे पहले मैं ये कह रहा हूं कि जो मुद्दा है आज का, ये कानूनी मुद्दा है और एक लाइन में कि अच्छे आचरण वाले बंदियों को सरकार देती है लाभ, और इसी के तहत जो राज्य दंडादेश परिहार परिषद है उसने अनुशंसा की सरकार को, और उसी अनुशंसा के आलोक में सरकार ने यह निर्णय लिया। ये आपका राज्य दंडादेश परिहार परिषद की बैठक दिनांक 20/4/23 को आयोजित बैठक में 14 वर्षों का वास्तविक संसीमन अवधि गुजारने वाले आजीवन कारावास प्राप्त बंदियों को मुक्त किए जाने की अनुशंसा पर राज्य सरकार ऐसे बंदियों को मुक्त करने का निर्णय लिया। सबसे पहले तो मैं ये कह रहा हूं कि सभी लोगों को मैंने सुना, एक जो बात है कि ये मामला कानून का है, सरकार का है, राज्य दंडादेश परिहार परिषद के अनुशंसा का है। तो एक साफ कर देना चाहता हूं मैं एक बात, चूंकि बीजेपी के लोग ज्यादा चिल्ला रहे हैं, वो इस बात को सीधे राजनीति से जोड़ रहे हैं। एक बात तो साफ है कि परिहार बोर्ड में जदयू का एक भी सदस्य नहीं है। परिहार बोर्ड में भाजपा के नेता है और ये जो अनुशंसा सरकार को भेजी गई परिहार बोर्ड के द्वारा, और ये इस बात को शायद भाजपा के नेता भूल रहे हैं कि ये परिहार बोर्ड में जब जदयू का एक भी सदस्य नहीं है, भाजपा के सदस्य हैं, भाजपा के लोग उसमें शामिल हैं, और परिहार बोर्ड के निर्णय के आलोक में ही राज्य सरकार ने निर्णय लिया। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि आनंद मोहन सजा
से ज्यादा समय जेल में काट चुके हैं। जो छूट किसी सजायाफ्ता को मिलती है वह छूट उन्हें नहीं मिल रही, क्योंकि खास लोगों के लिए नियम में प्रावधान किया गया था। नीतीश कुमार जी ने आम और खास का अंतर को समाप्त किया है और उसमें एक रूपता लाई है, जिससे 27 लोगों की रिहाई का मामला है, जिसमें दलित है, पिछड़ा है और अन्य लोग भी शामिल हैं। ये संशोधन का जो लाभ है ये सबको मिलेगा। किसी वैसे खास को नहीं। हिमराज जी, मैं आपको फिर टोकना नहीं इसमें चाहता हूँ, आपत्ति अपराधियों की कोई को जाति नहीं होती। और हिमराज जी, मैं यही मैं मैं आपको कह रहा टोकना नहीं चाह रहा हूँ, पर अपराधियों की कोई जाति नहीं होती। अपराधी अपराधी होता है, चाहे फॉरवर्ड हो, दलित हो, पिछड़ा हो। हाँ पंकज जी, आप पूछिए अपना सवाल हिमराज जी से। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी पर आ रहा हूं। चूंकि बार बार जाति से जोड़ना और राजनीति से जोड़ना, ये सारी बातें भाजपा वालों की तरफ से आई है और उन्हें जो डर सता रहा है आज कि जो देश की हालत जो बन गई है,